एपिसोड 311 टू 320, अध्याय 311, अध्याय 304। जैसे ही कार्लोस प्रकट हुआ, कमरे की हवा मानो जम सी गई। पिताजी, ऐसा लगता है कि हमारा विचार एक ही था। कार्लोस की आवाज़ धीमी और शक्तिशाली थी, जिसमें थोड़ी व्यंग्यात्मकता भी थी। उसकी नज़र इवान पामा और एडम विलो के बीच घूम गई, और अचानक उसे यह अजीब लगा कि एक साथ खड़े ये दोनों उससे कहीं अधिक पिता और पुत्र जैसे लग रहे थे। इवान पामा का चेहरा पीला पड़ गया था, और उसकी उंगलियां अनजाने में फाइल बैग के किनारे को पकड़ रही थीं। कार्लोस, इवान पामा ने दस्तावेजों को मेज पर पटक दिया। उनकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। बोर्ड की पीठ पीछे टेम्पेस्ट कैपिटल के साथ सहयोग करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? कार्लोस के होंठ थोड़े मुड़ गए। लगता है आप कुछ भूल गए हैं। उसने दस्तावेज पर अपनी उंगलियां टैप की। टाटा ऑटोमोटिव मूलतः मेरी निजी संपत्ति थी। दादाजी ने पहले ही सभी शेयर मुझे हस्तांतरित कर दिए हैं। मैंने निजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है, और शेष शेयरों का मुख्य कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। एडम विलो की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। दूसरे शब्दों में, कार्लोस ने आगे कहा, उसकी नज़र इवान पामा पर टिकी हुई थी। मैं जिसके साथ चाहूं सहयोग कर सकता हूं। जब ऐसा ही है तो किसी परिचित चेहरे को क्यों न चुना जाए? वह ओलिवर रॉस की ओर मुड़ा और दोनों ने एक दूसरे को जानकार नजरों से देखा। ओलिवर रॉस ने अपना चश्मा ठीक किया। लेंस के पीछे उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। राष्ट्रपति पामा, मुझे खेद है, लेकिन टेम्पेस्ट कैपिटल ने पहले ही राष्ट्रपति कार्टर और मिस पाकर का समर्थन करने का निर्णय ले लिया है। इवान पामा का रंग राख से पीला हो गया। उसकी कनपटियों की नसें उभर आईं। एडम विलो ने अपने होठों को कसकर दबाया। उसकी निगाहें सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे अनिश्चितता से टिमटिमा रही थीं। उसके विचार समझ से परे थे। क्या तुम सचमुच उस औरत के लिए मुझे बोर्ड से बाहर करना चाहते हो? बाप बेटे के रिश्ते की भी परवाह किए बिना इवान पामा की आवाज़ भारी थी। क्या आप जानते हैं कि अब उनके पास जो शेयर हैं तथा टेम्पेस्ट कैपिटल का समर्थन है, तो सिर्फ एक शब्द और कार्टर परिवार का स्वामित्व बदल सकता है। कार्लोस की निगाहें ठंडी हो गईं। एमिली पाका आप नहीं हैं। इन 5 सरल शब्दों ने इवान पामा के चेहरे पर तमाचा सा मारा। क्या ऐसी घमंडी औरत तुम्हारे विश्वास के लायक है? इवान पामा ने उपहास किया। कार्लोस ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि आराम से अपनी हथकड़ियां ठीक करने लगा। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसकी आंखों में ठंडक के कारण इवान पामा अनजाने में आधा कदम पीछे हट गया। मुझे उस पर भरोसा है। ये 3 शब्द चट्टान की तरह दृढ़ थे, और एडम विलो का हाथ अचानक कस गया। उसके नाखून उसकी हथेली में गहराई तक धंस गए। कार्लोस की आंखों में उसे एक तरह का दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। एक पुरुष किसी महिला के प्रति इतना दृढ़ क्यों होगा? इसकी एक ही संभावना थी, वह एमिली पाकर से प्यार करता था। कार्लोस एमिली पाकर से प्यार करता था। यही कारण है कि वह एमिली पाकर का समर्थन करने के लिए हर चीज़ का सामना करने को तैयार थे, यहाँ तक कि अपने पिता के खिलाफ भी जाने को तैयार थे। इवान पामा अब एक शब्द भी नहीं बोल सका। वह बिना पीछे देखे ही ऑफिस से बाहर निकल गया। एडम विलो भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। कितना अपमानजनक! वह कृतघ्न पुत्र। भूमिगत पार्किंग स्थल में इवान पामा की दहाड़ विशाल स्थान में गूंज रही थी। उसने अपनी टाई खींचकर ढीली कर दी। महंगी रेशमी टाई सिकुड़कर एक गेंद जैसी हो गई। एडम विलो चुपचाप उसके पीछे चला गया। पिताजी, हम अभी हारे नहीं हैं, उन्होंने अचानक धीमी और शांत आवाज में कहा। टेम्पेस्ट कैपिटल ने अभी तक कार्टर ऑटोमोटिव के साथ हस्ताक्षर नहीं किया है ना? इवान पामा ने पलटकर पूछा, आपका क्या मतलब है? एडम विलो ने अपना चश्मा ठीक किया। लेंस से ठंडी रोशनी परावर्तित हो रही थी, जिससे उसकी आंखों में गन्ना छिप गई। मेरे आने से पहले ही मैंने कार्टर ऑटोमोटिव का मुख्य प्रौद्योगिकी डेटा इंपीरियल मोटर्स को भेज दिया था। क्या? इवान पामा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या तुम पागल हो? यह एक व्यापारिक रहस्य है। एडम विलो के होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। इंपीरियल मोटर्स ने मुझे इनाम के तौर पर 10% शेयर देने पर सहमति जताई है। उन्होंने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर वित्तीय समाचारों से संबंधित एक पुश नोटिफिकेशन दिख रहा था। इंपीरियल मोटर्स ने नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। प्रदर्शन को विश्वस्तरीय बताया। साथ में दी गई तस्वीर में एक कॉन्सेप्ट कार दिखाई गई थी जो कार्टर ऑटोमोटिव के डिजाइन के लगभग समान थी, केवल उसमें मामूली संशोधन किए गए थे। आप? इवान पामा क्रोध से कांप उठा। तुम कार्टर ऑटोमोटिव को बर्बाद करने जा रहे हो? एडम विलो ने शांतिपूर्वक अपना फोन रख दिया। नहीं, मैं कार्टर ऑटोमोटिव से भी अधिक मजबूत एक व्यापारिक साम्राज्य बनाने जा रहा हूँ। उनकी आवाज़ में जुनून की झलक थी। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं कार्लोस से ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं उसकी बराबरी करने के लिए पूंजी चाहता हूँ। एडम विलो को यह अच्छी तरह पता था कि इस अवलोकन अवधि के बाद उसे एहसास हो गया था कि कार्लोस वह कायर नहीं था जैसा कि उसके पिता ने दावा किया था। वह आदमी अंधेरे में छिपे हुए कोबरा की तरह था, जो सावधानी न बरतने पर जोरदार हमला करने के लिए तैयार था। चूंकि वह अब अपने पिता पर निर्भर नहीं रह सकता था, इसलिए उसे एक नया सहारा ढूंढने की जरूरत थी। क्लाउड लेक विला का बगीचा सुनहरे धुंधलके में नहाया हुआ था। एमिली पाका अभी अभी श्रीमती कार्टर के साथ टहल कर लौटी ही थी कि उसका फोन तेजी से वाइब्रेट होने लगा। उसने स्क्रीन को खोला और सेड्रिक शॉ के एक दर्जन अपठित संदेश और मिस्ड कॉल तुरंत सामने आ गए। क्या हुआ? श्रीमती कार्टर ने चिंता से पूछा। एमिली पाकर ने जैसे ही नवीनतम वित्तीय समाचार लिंक खोला, उनकी सांसें अनजाने में भारी हो गईं। इंपीरियल मोटर्स की नई कार कार्टर ऑटोमोटिव को चुनौती देती है। कोर टेक्नोलॉजी में सेंध लगने का संदेह। साथ में दी गई तस्वीर में इंपीरियल मोटर्स की नई कार दिखाई गई है, जो कार्टर ऑटोमोटिव के गोपनीय डिजाइन के लगभग समान है। एमिली पाकर ने तुरंत कार्लोस को फोन किया। क्या तुमने समाचार देखा? दूसरी ओर कार्लोस की आवाज़ असाधारण रूप से शांत थी। अभी देखा। मैं कार्टर ऑटोमोटिव की ओर जा रहा हूँ। क्या यह इवान पामा है? एमिली पाकर ने तेजी से पूछा, क्योंकि उसके और कार्टर ऑटोमोटिव की कोर टीम के अलावा कोई भी ऐसे मुख्य दस्तावेजों तक नहीं पहुंच सकता था। कार्लोस की आवाज़ में दबा हुआ गुस्सा था। वह कार्टर ऑटोमोटिव को बर्बाद कर देगा।
मैंने मूल रूप से ग्रैंडमडर के खिलाफ लड़ने के लिए टेम्पेस्ट कैपिटल के साथ सहयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन सहयोग की योजना को रोकना पड़ा। एमिली पार्कर ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने का प्रयास किया। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां सूर्यास्त की अंतिम किरण अंधेरे में समा रही थी। मैं अगले कुछ दिनों तक विला में वापस नहीं आऊंगा। कृपया मेरी माँ का ख्याल रखना। मुझे काटा ऑटोमोटिव की तकनीकी टीम से मिलना है। कार्लोस, मैं मदद कर सकता हूँ। एमिली पार्कर जानती थी कि यद्यपि प्रारंभिक तकनीकी टीम का स्तर घरेलू स्तर पर शीर्ष स्तर का था, फिर भी यह इंपीरियल मोटर्स से भिन्न था। इंपीरियल मोटर्स की यह तस्वीर स्पष्ट रूप से एक कुशल कारीगर की कृति थी और उन्होंने संभवतः विश्व के शीर्ष विशेषज्ञों को इसके लिए नियुक्त किया था। अल्पावधि में काटा ऑटोमोटिव के पास अधिक उन्नत नई कार विकसित करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन यदि वे नई कार विकसित नहीं कर सके तो काटा ऑटोमोटिव द्वारा पहले से उत्पादित पार्ट्स अनुपयोगी हो जाएंगे, जिससे बिक्री पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और काटा ऑटोमोटिव को दिवालिया होने का सामना करना पड़ सकता है। एमिली, मैं कोई रास्ता सोचूंगा, कार्लोस ने गंभीरता से कहा। एमिली पार्कर पहले से ही 5 महीने से अधिक गर्भवती थी और उसे खुद को थका नहीं देना चाहिए, न ही उसे तकनीकी टीम के साथ देर तक जागना चाहिए। इससे पहले कि एमिली पार्कर विरोध कर पाती, कार्लोस ने फ़ोन काट दिया। एमिली पार्कर ने अपना फ़ोन पकड़ लिया और गहरी सोच में डूब गई। तभी एक नया ईमेल आया। एमिली पार्कर ने ईमेल खोला। ये स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से था। डीएनए परीक्षण के परिणाम। फाइल का नाम देखकर एमिली पार्कर ने उसे जल्दी से खोला। यह इवान पामा और एडम विलो के भाई बहनों का आनुवंशिक परीक्षण था, जिसे उन्होंने विशेष रूप से स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को पहले भेजा था। अध्याय 312, अध्याय 305। एमिली की उंगलियां फोन स्क्रीन के ऊपर घूम रही थीं, नीचे टैप करने में असमर्थ थीं। स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्राप्त ईमेल में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था, डीएनए परीक्षण के परिणाम, इवान पामा और एडम विलो, अमेलिया विलो के बीच जैविक माता पिता बच्चे के संबंध की पुष्टि हुई। जैसा मैंने सोचा था, उसने धीरे से आह भरी। ये रात नींद से भरी ही रहने वाली थी। एमिली करवटें बदल रही थी, उसकी नींद हराम थी। उसके मन में 2 विचार लगातार गूंज रहे थे। श्रीमती कार्टर को बताओ। ये सोचकर ही उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। मिसेस कार्टर ने अभी अभी अपनी मां के विश्वासघात और कंपनी के संकट का अनुभव किया था और अब उन्हें अपने पति के 20 साल के धोखे का सामना करना था। अभी इसे छुपा कर रखें। लेकिन हर बार इवान पामा को देखने वाली श्रीमती कार्टर की कोमल निगाहों के बारे में सोचकर एमिली को बहुत निराशा होती थी। जब भोर हुई तो एमिली अपनी आंखों के नीचे 2 बड़े काले घेरे लिए नाश्ते के लिए नीचे आई। माँ, मैं मासिक परीक्षा में शीर्ष 50 में आ गया हूँ, डाइनिंग टेबल पर बैठी मारिया कार्टर ने खुश होकर कहा। मिसेस कार्टर ने जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी। उनकी आंखों के नीचे एक हल्का हरा रंग था। मारिया, ये तो कमाल है। उनकी आवाज़ पंख की तरह हल्की थी। जब एमिली डाइनिंग रूम में आई, भाभी। मारिया की आंखें चमक उठीं और वह बोली, आप बहुत बुरी लग रही हैं। एमिली ने सहज ही अपना चेहरा छू लिया। कल रात ठीक से नींद नहीं आई। वह मिसेस कार्टर की जिज्ञासु निगाहों से बचती हुई लंबी मेज के किनारे बैठ गई। मेज पर केवल कटलरी की हल्की खनक सुनाई दे रही थी, क्योंकि तीनों अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हुए थे। मारिया ने अपने तले हुए अंडे को कांटे से छुआ और अपनी मां के धंसे हुए गालों पर नजर डाली। श्रीमती कार्टर ने यंत्रवत अपना टोस्ट चबाया। उनकी नज़र सामने की खाली मुख्य सीट पर पड़ी, जहां से न तो इवान पामा और न ही कार्लोस घर लौटे थे। एमिली का दिमाग अभी भी उस डीएनए परीक्षण रिपोर्ट में उलझा हुआ था। जब तक मारिया स्कूल नहीं चली गई और एमिली श्रीमती कार्टर का हालचाल जानने के लिए जाने ही वाली थी, तभी अचानक एक रिंगटोन ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। थोड़ा और इंतजार करो। एमिली ने मन ही मन आह भरी, अपना फ़ोन लॉक करके वापस जेब में रख लिया। मारिया के कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं खत्म होने तक इंतजार करो। मिसेस कार्टर की सेहत ठीक होने तक इंतजार करो। बस, फोन के अचानक कंपन से उसकी उंगलियां कांपने लगीं और स्क्रीन पर फे मैनर नाम देखकर वह रुक गई। हेलो फे मैनर। भाभी, आपको जल्दी से कैपिटल स्टेडियम आना होगा। फे मैनर की तत्काल पुकार लाइन के दूसरे छोर से आई, पृष्ठभूमि में इंजनों की गगनभेदी गर्जना के साथ। भाई कार्टर स्वयं रेस लगाने पर जोर दे रहे हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते। एमिली की आंखों के सामने कार्लोस की हाल ही में हुई टेस्ट ड्राइविंग दुर्घटना की तस्वीरें घूम गईं, उसका पीला चेहरा, खून से सनी पट्टियां। एमिली, श्रीमती कार्टर ने चिंता से देखा। एमिली अचानक खड़ी हो गई। माँ, कंपनी में एक आपातकालीन स्थिति है, मुझे तुरंत जाना होगा। उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी। उसने अपना कोट उठाया और बाहर भागी। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसने एक कॉफ़ी कप गिरा दिया है, जिसमें से गहरे भूरे रंग का तरल मेज़पोश के किनारे से टपक रहा था। श्रीमती कार्टर ने एक क्षण सोचा और फिर बटलर को बुलाया। एमिली ने ड्राइवर से उसे कहाँ ले जाने के लिए कहा था। बटलर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, कैपिटल स्टेडियम में। मुझे कैपिटल स्टेडियम ले चलो। श्रीमती कार्टर को बेचैनी महसूस हुई और उन्होंने बटलर को कार तैयार करने का निर्देश दिया। सुबह के व्यस्त समय में कार ट्रैफिक से जूझ रही थी जब एमिली ने 10वीं बार कार्लोस का फ़ोन मिलाया और केवल एक ठंडा स्वचालित संदेश ही उसका स्वागत कर रहा था। उसने अपना फ़ोन पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। तेज चलाओ, एमिली ने ड्राइवर से आग्रह किया। खिड़की के बाहर ऊंची इमारतों के बीच लगी एलईडी स्क्रीन पर लगातार रेस के विज्ञापन चल रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय ऑटो फॉर्मूला प्रतियोगिता का घरेलू स्तर पर आगाज। इंपीरियल मोटर्स के आकर्षक लोगो और उनकी टीम की तस्वीरें सामने आईं, जिन्होंने दावा किया कि वे देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। काटा ऑटोमोटिव ने कभी भी ऐसे आयोजनों में भाग नहीं लिया था। कार्लोस की अचानक प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा संभवतः इंपीरियल मोटर्स और काटा ऑटोमोटिव के बीच की हलचल के कारण थी। ये साबित करने के लिए कि काटा ऑटोमोटिव इंपीरियल मोटर्स से बेहतर है, केवल एक ही रास्ता था, रेस ट्रैक पर इंपीरियल मोटर्स के खिलाफ जीतना। कार्लोस बहुत आवेगशील था। केवल एक रात में काटा ऑटोमोटिव की परियोजना टीम अपनी नई कार में सुधार नहीं कर सकी। इंपीरियल मोटर्स को हराना तो दूर की बात थी। युवा मैडम, आगे का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध है। ड्राइवर की आवाज़ ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया।
अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग प्रतियोगिता और सप्ताहांत होने के कारण स्टेडियम के आसपास का क्षेत्र पहले से ही भरा हुआ था। लगातार हॉर्न बजने से ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर की लाचारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। एमिली ने सीधे कार का दरवाज़ा खोला। मैं पैदल चलूंगी। 5 महीने की गर्भवती होने के कारण उसकी गतिविधियां थोड़ी अजीब थीं, लेकिन उसके कदम असामान्य रूप से दृढ़ थे। स्टेडियम के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी थी। एडम विलो अपनी घड़ी देखते हुए भौहें चढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी साधारण पोशाक उन्हें भीड़ में काफ़ी ध्यान आकर्षित कर रही थी। छोटी सोफी, तुम मुझे स्टेडियम तक क्यों घसीट कर ले गई? उन्होंने अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। उनके स्वर में अधीरता का भाव था। सोफी पाकर ने आज लाल रंग की चुस्त पोशाक पहनी हुई थी। 10 सेंटीमीटर के स्टिलेटो ने उन्हें स्थिर खड़े रहने के लिए एडम विलो के हाथ को पकड़ने के लिए मजबूर किया। भाई एडम, उसने अपना सावधानी से बनाया हुआ चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आवाज़ में मिठास थी। आपको हमेशा से सुपरकार पसंद रही हैं, है ना? मैंने सुना है कि इस रेस में कई सीमित संस्करण वाली सुपरकारें हैं। एडम विलो ने कतार में खड़े लोगों की ओर देखा। बहुत भीड़ है। सोफी ने अपने होंठ काटे जो चटक लाल हो गए थे। जब से एडम विलो ने उसकी सलाह मानी और इंपीरियल मोटर्स के कुछ शेयर सफलतापूर्वक हासिल कर लिए, तब से उसके प्रति उसका रवैया काफ़ी सुधर गया था और उनके परिवारों ने सगाई की बारीकियों पर चर्चा शुरू कर दी थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि एडम विलो उसे छोड़ न सके और भविष्य की सबसे धनी युवती के रूप में उसकी स्थिति सुरक्षित रहे, सोफी ने महसूस किया कि उसे कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। उसे याद आया कि उसने सपना देखा था कि एडम विलो ने अपनी नाजायज स्थिति के कारण कार्लोस को हराकर काटो कबीले की विरासत हासिल कर ली है। इवान पाम के अलावा एक और महत्वपूर्ण लाभार्थी था। ये दानवीर आज कैपिटल स्टेडियम में प्रकट होगा। सपने में एडम विलो और एमिली ऑटो रेसिंग प्रतियोगिता देखने गए और उस दानवीर से मिले। इस बार वह और भाई एडम उस परोपकारी से मिलेंगे। मुझे रेसिंग में थोड़ी दिलचस्पी है, लेकिन मैं इन दिनों काफ़ी व्यस्त हूं और मैंने सुना है कि यह रेस बहुत लोकप्रिय है। टिकटें 1 महीने पहले ही बिक जाती हैं। अगर हम आते भी तो शायद हमें इसमें जगह न मिल पाती। एडम विलो ने पहले से ही कतार में खड़े दर्शकों की ओर देखा और आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। सोफी ने अपने हीरे जड़ित हैंडबैग से एक स्वर्ण मुद्रित निमंत्रण पत्र निकाला और उसे विजयी भाव से लहराया। आप भूल गए कि अब आप इंपीरियल मोटर्स के शेयरधारक हैं। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची कर दी, जिससे आसपास खड़ी कई लड़कियों की ईर्ष्या भरी निगाहें उस पर पड़ गईं। हम वीआईपी हैं। एडम विलो की नज़र निमंत्रण पत्र पर लिखे सुनहरे वीआईपी शब्द पर पड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोफी के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान तैर गई और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, एडम विलो की परिधीय दृष्टि ने एक परिचित आकृति को देखा। एडम विलो वहीं रुक गया। सोफी ने उसकी निगाह का अनुसरण किया। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। 20 मीटर दूर एमिली भीड़ के बीच से संघर्ष कर रही थी, अपने गर्भवती पेट को सहारा दे रही थी। उसकी मातृत्व पोशाक भीड़ के कारण सिकुड़ गई थी। उसके बाल पसीने से भीगे हुए उसके माथे से चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी स्टाफ सदस्य से कुछ पूछ रही थी, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया तथा उसका व्यवहार ठंडे अस्वीकृति वाला था। सोफी ने अचानक अपना पैर मोड़ लिया और एडम विलो के सहारे झुकते हुए आह की आवाज़ निकाली। भाई एडम, मुझे लगता है कि मेरा पैर मुड़ गया है। सोफी ने अपना शरीर उसके ऊपर लपेटते हुए कहा। एडम विलो के पास उसे उठाकर वीआईपी प्रवेश द्वार की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे आसपास के लोग ईर्ष्या से देखने लगे। सोफी ने चुपके से एमिली की ओर देखा। उसके दिल में एक ठंडी मुस्कान थी। वह सोच रही थी कि काटो कबीले ने अंतर्राष्ट्रीय ऑटो फॉर्मूला प्रतियोगिता को प्रायोजित नहीं किया, जिसका अर्थ है कि एमिली के पास प्रवेश करने के लिए कोई टिकट नहीं था। इस बार वह और भाई एडम अकेले ही उस उपकारकर्ता से मिलेंगे। अध्याय 313। अध्याय 306। स्टेडियम के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। शोर इतना तेज था कि कान फट गए। एमिली पाकर अपने गर्भवती पेट को सहारा देते हुए भीड़ से जूझती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके माथे पर पसीना था, जबकि सुरक्षा गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। मैडम, कृपया अपना टिकट या वर्क परमिट दिखाएं। सुरक्षा गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी निगाहें उसके उभरे हुए पेट पर रुक गईं। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैं काटो ऑटोमोटिव के लिए काम करती हूँ, एमिली पाकर, और मेरे पास अंदर एक जरूरी काम है। सुरक्षा गार्ड ने अपना सिर हिलाया। माफ़ कीजिए मैडम, बिना वर्क परमिट या निमंत्रण पत्र के हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते। एमिली जैसे ही आगे बताने वाली थी, पीछे से किसी के बोलने का आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो एक और गार्ड एक अधेड़ उम्र के आदमी को रोक रहा था। उसके पास भी न तो टिकट था और न ही पहचान पत्र। उसके हाथ में एक फ़ोन था जो किसी से संपर्क कर रहा था। एमिली रुकी, फिर तुरंत उसे पहचान लिया। वह वही कर्मचारी था जिसका उसने उस दिन मजिस्ट्रेट मैनर में इलाज किया था। क्या वह तुम हो? उसने संकोच से पुकारा। अधेड़ उम्र के आदमी ने ऊपर देखा। उसकी निगाहें एक पल के लिए एमिली के चेहरे पर टिकी रहीं, फिर उसे अचानक एहसास हुआ। छोटे डॉक्टर। एमिली ने सिर हिलाया और जल्दी से वहां चली गई। क्या आप भी प्रतियोगिता के लिए यहाँ आए हैं? वह आदमी मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। मैं उस दिन अपना परिचय देना भूल गया। मेरा उपनाम मेसन है। मेरा उपनाम पाकर है। एमिली ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उससे हाथ मिलाया। एमिली का उपनाम सुनकर अंकल मेसन थोड़ा अचंभित हुए। उन्होंने एमिली को कुछ और बार गौर से देखा। इस बीच पीछे वाले लोग आगे बढ़ते रहे। अंकल मेसन ने एमिली को उसके बढ़े हुए पेट के साथ देखा। उनकी नज़र थोड़ी रुकी, पीछे खड़ी भीड़ पर एक नज़र डाली। उस कठोर नज़र ने आसपास के लोगों को इतना भयभीत कर दिया कि वे अवचेतन रूप से पीछे हट गए। अंकल मेसन ने एमिली को एक हाथ से ढक लिया और थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। तुम अकेले कैसे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? वह अंदर है। तुम क्या हाल में हो? वह भी अकेले। मैं यहाँ एक दोस्त का मैच देखने आया हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंकल मेसन ने अपना मोबाइल लहराया। उनका स्वर असहाय था। एमिली ने समय पर नज़र डाली। दौड़ शुरू होने वाली थी। उसे जल्दी से अंदर जाना था। उसके मन में एक विचार कौंधा। अंकल मेसन, मैं आपको अंदर ले जा सकती हूँ। श्री मेसन कुछ आश्चर्यचकित हुए। आपके पास कोई रास्ता है?
एमिली ने तेजी से अपना फ़ोन निकाला और अपना ईमेल देखने लगी। उसे अचानक अपनी दूसरी पहचान याद आ गई, देवता ओवन, जो रेसिंग की दुनिया में एक प्रसिद्ध विजयन है और उसे हमेशा प्रमुख आयोजनों के लिए निमंत्रण मिलते रहते हैं, हालांकि वह आमतौर पर भाग लेने के लिए बहुत व्यस्त रहती है। जल्द ही उन्हें अपठित संदेशों के ढेर के बीच एक ईमेल मिला, जिसका विषय प्रमुखता से लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मूला रेसिंग प्रतियोगिता विशेष अतिथि। उसने फ़ोन गार्ड को दिया, ये निमंत्रण है। गार्ड ने नीचे देखा, उसका रवैया तुरंत सम्मानजनक हो गया। कृपया विशेष मार्ग का उपयोग करें। मिस्टर मेसन ने एमिली को आश्चर्य से देखा लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा। एमिली हल्के से मुस्कुराए। चलो चलें, दौड़ शुरू होने वाली है। दूसरी ओर स्टेडियम का संशोधन क्षेत्र मोटर तेल की तीखी गंध और जलती हुई धातु की गंध से भरा हुआ था। काटा ऑटोमोटिव के कई इंजीनियर एक रेसिंग कार के पास घुटने टेक कर खड़े थे। कार्लोस एक तरफ खड़े थे, उनके सूट पैंट पर ग्रीस के दाग थे। इंजीनियर इंजन के मापदंडों में बारीकी से बदलाव कर रहे थे। फेमैनर अपना रेसर सूट पहने हुए थे, आगे पीछे घूम रहे थे, उनकी आवाज़ में तत्परता झलक रही थी। भाई कार्टर, इंपीरियल मोटर्स वाले ने मीडिया जोन में शेखी बघारी थी कि उसने 1 अरब का दांव लगाया है कि हम हार जाएंगे। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। आखिरी पेंच कसने की कर्कश आवाज़ गूंज उठी। कार्लोस ने अपना सिर नहीं उठाया, उसे रहने दो। उनकी आवाज़ गहरी और शांत थी, ऐसा प्रतीत होता था कि बाहरी शोरगुल से उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ओह, क्या ये यंग मास्टर कार्टर नहीं है? पीछे से एक तीखी आवाज़ आए। निक यंग, कई लोगों से घिरे हुए, अपनी विशेष रेसिंग पोशाक में प्रमुख इंपीरियल मोटर्स लोगों की कड़ाई के साथ आगे बढ़े। उन्होंने जानबूझकर काटा ऑटोमोटिव की रेसिंग कार के टायर पर अपने जूते की नोक से लात मारी, जिससे धातु की टक्कर की आवाज़ शोरगुल वाले मरम्मत क्षेत्र में स्पष्ट रूप से गूंज उठी। टस्क, कार्लोस, आपने काटा परिवार के उत्तराधिकारी का पद खो दिया है और खुद को एक मैकेनिक के रूप में पुनः ब्रांडेड कर लिया है। निक यंग नीचे झुका, कार्लोस के कान पकड़कर उसे चिढ़ाते हुए। काटा ऑटोमोटिव आपको कितना वेतन देता है? मैं आपको 3 गुना वेतन दूंगा। इंपीरियल मोटर्स में तकनीकी सलाहकार के रूप में आ जाए। फेमैनर क्रोध से लाल हो गया, उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। कार्लोस ने पलक तक नहीं झपकाए और डैशबोर्ड को समायोजित करना जारी रखा। कार्लोस को अपनी ओर अनदेखा करते देख निक यंग ने ठंडे स्वर में उपहास किया और चारों ओर देखने के लिए सीधा खड़ा हुआ। काटा ऑटोमोटिव की कारें पुरानी हो चुकी हैं। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची कर दी ताकि आसपास के कर्मचारी सुन सकें। इंपीरियल मोटर्स की नई कार नवीनतम टर्बो सिस्टम से सुसज्जित है, जो काटा ऑटोमोटिव की इन प्राचीन कारों से पूरी तरह बेहतर है। उनके साथी हंसने लगे। कुछ लोगों ने तो कार्लोस को जमीन पर कार की मरम्मत करते हुए फिल्माया और उसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। कार्लोस ने अंततः अपनी गतिविधियां रोक दी और धीरे से खड़ा हो गया। वह निक यंग से एक सिर लंबा था, ऊपर से उसकी निगाहें देखकर निक यंग अनजाने में आधा कदम पीछे हट गया। बात खत्म। कार्लोस की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। तो फिर चले जाओ। निक यंग का चेहरा सख्त हो गया, फिर शर्मिंदगी से वह गुस्से से भर गया। बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बनने का नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हारा वो मलबा देखना चाहता हूँ। यदि आप दांव लगा रहे हैं तो बड़ा दांव लगाएं। अचानक एक स्पष्ट महिला आवाज़ ने उसे बीच में रोका। भीड़ ने मुड़कर देखा कि एमिली पाकर आ रही है। उसके पीछे एक अजनबी मध्यम आयु वर्ग का आदमी चल रहा है। एमिली के बाल पसीने से उसके गालों से चिपक गए। वह सीधे निक यंग के पास गई। मैं 10 अरब की शर्त लगा सकता हूँ, क्या तुम्हारी हिम्मत है? दृश्य तुरंत शांत हो गया। निक यंग 2 सेकंड के लिए रुके, फिर जोर से हंस पड़े। एक गर्भवती औरत को यहाँ क्या चाहिए? कार्लोस, तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा बहादुर है। फेमैनर ने एमिली को जल्दी से एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, भाभी, जल्दबाजी मत करो। इंपीरियल मोटर्स ने दुनिया के टॉप 3 ड्राइवरों में से एक निक यंग को नौकरी पर रखा है। हम एमिली ने अपने इको बैग से ब्लूप्रिंट का एक रोल निकाला और उसे कार्लोस के तैलीय हाथों से थमा दिया। इसका उपयोग करें। जैसे जैसे ब्लूप्रिंट सामने आते गए, कार्लोस की पुतलियां सिकुड़ती गईं। सटीक रूप से मिलीमीटर समायोजित संशोधन पैरामीटर स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध देवता ओवन द्वारा लिखे गए थे। 10 अरब, शर्त है कि काटा ऑटोमोटिव की कार पहले स्थान पर आएगी। एमिली ने निक यंग के पीछे इंपीरियल मोटर्स की नई कार की ओर इशारा किया। हम ये साबित कर देंगे कि काटा ऑटोमोटिव की कार इंपीरियल मोटर्स की कार से अधिक मजबूत है। निक यंग ने अपना धैर्य बनाए रखा। काश ऐसा ही होता। जब कार्लोस दिवालिया हो जाए तो तुम्हारी पत्नी मुझसे भीख मांगना। उनके साथियों ने हंसी मजाक में ठहाके लगाए। कुछ ने तो एमिली के गर्भवती पेट को देखकर सीटियां भी बजाईं। कार्लोस की आंखें ठंडी थीं। दूर से ही बड़ी स्क्रीन पर इंपीरियल मोटर्स की नई कार का प्रचार वीडियो प्रसारित होने लगा। निक यंग ने कैमरे की ओर विजय का इशारा किया। निक यंग का दल भी चला गया। भाभी, इस बार आप बहुत ज्यादा उतावले हो गए। फेमैनर ने चिंता में अपना सिर खुजलाया। 10 अरब कोई छोटी रकम नहीं थी। हमारे पास ब्लूप्रिंट हैं। एमिली ने शांत भाव धारण किया। ये ब्लूप्रिंट बहुत कठिन है। एक इंजीनियर ने ब्लूप्रिंट लिया और उसे खोला तो वह अत्यंत परेशान दिख रहा था। देवता ओवन द्वारा बनाए गए ब्लूप्रिंट ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग समझ सकें। अध्याय 314, अध्याय 307। वीआईपी सेक्शन में सोफी पाकर ने एडम विलो का हाथ पकड़ रखा था। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी जब वह एक युवा सज्जन से बातचीत कर रही थी। सचिव चार्ल्स, मैं लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा का प्रशंसक रहा हूँ। एडम विलो ने अपना हाथ बढ़ाया और सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे से उसकी निगाहें सतर्कतापूर्वक मूल्यांकन कर रही थीं। चार्ल्स स्मिथ, सचिवालय के युवा महासचिव, प्रथम मंत्री के भतीजे और इंपीरियल मोटर्स के एक कार्यकारी भी। एडम विलो से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। उनकी उंगलियां लंबी और गोरी थीं, उनके जोड़ अलग अलग थे, फिर भी उनमें एक अनोखी ताकत झलक रही थी। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, मिस्टर विलो। चार्ल्स स्मिथ की आवाज़ जैद जैसी कोमल थी, फिर भी उसमें एक अथाह गहराई का आभास था। उसकी आंखें संकरी और कोनों से थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं, मानो मुस्कुरा रही हों पर अथाह।
उनके बगल में बैठी सोफी पाकर ने चुलबुली आवाज में कहा, सचिव स्मिथ, भाई एडम ने हाल ही में इंपीरियल मोटर्स में शेयर खरीदे हैं, इसलिए कृपया उनका ध्यान रखें। चार्ल्स स्मिथ की निगाहें एक क्षण के लिए सोफी पाकर के चेहरे पर टिक गईं और वे मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल। तभी यंग मास्टर चू निक यंग के साथ आए। उनके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। सचिव चार्ल्स, मैंने अभी अभी काटा ऑटोमोटिव क्रू के साथ एक शर्त लगाई है, $1 बिलियन। चार्ल्स स्मिथ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, आप बहुत आवेगपूर्ण हैं। युवा मास्टर चू ने उसे नकारते हुए कहा, किस लिए? काटा ऑटोमोटिव के पास तो नई कार भी नहीं है, एक अस्थायी टीम है, वे कैसे जीत सकते हैं? उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, काटा परिवार सचमुच गिर गया है क्योंकि उसने एक औरत को फैसले लेने दिए हैं। ये सुनकर एडम विलो सहज ही बोल पड़े, एमिली पाकर कोई साधारण महिला नहीं है। सोफी पाकर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, फिर वह तिरस्कार से हंसी, उसे कार डिजाइन के बारे में क्या पता होगा? जहां तक मुझे पता है उसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। चार्ल्स स्मिथ ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी निगाहें वीआईपी सेक्शन के प्रवेश द्वार पर टिकी थीं, मानो वे किसी को खोज रहे हों। उनके चेहरे पर नजर डालते हुए यंग मास्टर चू ने पूछा, सचिव चार्ल्स, क्या अभी और वीआईपी आने वाले हैं? चार्ल्स स्मिथ ने अपनी निगाहें हटा लीं और हल्के से बोले, प्रथम मंत्री मूलतः इस दौड़ में रुचि रखते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे आधिकारिक कर्तव्यों में इतने व्यस्त हैं कि इसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं। ट्रैक पर इंजनों की गर्जना कानों को बहरा कर देने वाली थी। प्रारंभिक मुकाबले शुरू हो गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी की टीमें स्टार्ट लाइन से ऐसे दौड़ती हुई निकली जैसे तीर दौड़ से छूटे हों। लग्जरी कारों के बीच काटा ऑटोमोटिव की कार विशेष रूप से साधारण, यहां तक कि कुछ हद तक जर्जर दिखाई दी। दर्शकों के बीच से हूटिंग की आवाजें आने लगी। स्पष्ट था कि इस अस्थायी टीम से किसी को भी ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। फिर भी अप्रत्याशित रूप से काटा ऑटोमोटिव की कार ने मोड़ों पर आश्चर्यजनक स्थिरता का प्रदर्शन किया तथा कई खूबसूरत ओवरटेक के साथ यह अग्रणी समूह के साथ मजबूती से आगे रही। यह असंभव है। युवा मास्टर चू अचानक उठ खड़ा हुआ, उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि एडम विलो की नज़र काटा ऑटोमोटिव के पिट एरिया पर पड़ी, जहां एमिली पाकर कार्लोस के बगल में खड़ी थी और वे दोनों धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति एकाग्र और शांत थी, आसपास के शोरगुल से वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। अंततः काटा ऑटोमोटिव की कार ने प्रारंभिक 7वें स्थान के साथ फिनिश लाइन पार कर ली और सफलतापूर्वक फाइनल में पहुंच गई। पूरा दर्शक मंडल शोरगुल में डूब गया। जैसे ही दौड़ समाप्त हुई, फेमेनर कार से बाहर कूद पड़ी और एमिली पाकर और कार्लोस की ओर उत्साह से दौड़ी। भाई काटा, बहन, हमने कर दिखाया। कार्लोस ने इंजीनियर द्वारा सौंपी गई डेटा रिपोर्ट ली और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, इंजन में संशोधन तो आंशिक रूप से ही पूरा हुआ था, ये कैसे? एमिली पाकर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पूरी तरह से ओवरहाल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए मैंने इंजन के इनटेक सिस्टम और इग्निशन टाइमिंग को समायोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने ब्लूप्रिंट पर एक चिन्हित स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, हालांकि यह सिर्फ एक सुधार था, लेकिन इसका प्रभाव अपेक्षा से बेहतर था। फेमेनर ने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा, बहन, आप अद्भुत हैं। वीआईपी सेक्शन में चार्ल्स स्मिथ की उंगलियां आर्मरेस्ट पर धीरे से टैप कर रही थीं, उनकी निगाहें एमिली पाकर के फिगर से हटी नहीं रही थीं। दिलचस्प, उसने खुद से कहा। उसके होठों के कोने पर एक महत्वपूर्ण चाप बन गया। सोफी पाकर ने देखा कि उसकी निगाहें, जो कि अकारण ही तनावपूर्ण थीं, एडम विलो की आस्तीन को अवचेतन रूप से पकड़ रही थीं। एडम विलो ने उसकी निगाहों का पीछा किया और ठीक समय पर एमिली पाकर और कार्लोस की पीठ एक दूसरे के बगल में खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें गहरी हो गईं, वह विचारों में खो गया। युवा मास्टर चू गुस्से से ट्रैक की ओर देखते हुए बोले, फाइनल में मुझे उन्हें बुरी तरह हराना होगा। चार्ल्स स्मिथ ने उसे एक हल्की सी नज़र से देखा, प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंकिए। उसकी आवाज़ धीमी थी, फिर भी उसने तुरंत यंग मास्टर चू को चुप करा दिया। रेस्ट्रैक की रोशनी से सभी की लंबी परछायां पड़ रही थीं, मानो आने वाले तूफान का पूर्वाभास हो रहा हो। अध्याय 315, अध्याय 308। प्रारंभिक प्रतियोगिता समाप्त होने के साथ ही रेस्ट्रैक पर मौजूद दर्शक धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। एमिली पाकर गड्ढे वाले क्षेत्र के बाहर खड़ी थी और उसने पीछे मुड़कर देखा। तुम किसे ढूंढ रहे हो? कार्लोस उसके पास आया और उसके कंधों पर एक कोट डाल दिया। रात की हवा थोड़ी ठंडी थी और उसने देखा कि पतले कपड़ों के नीचे उसका निकला हुआ पेट अधिक स्पष्ट दिख रहा था। अंकल मेसन, वह सज्जन अभी अभी आए थे। एमिली ने थोड़ा सा मुंह बनाया, मैं अभी बहुत व्यस्त थी। मैं उनका अभिवादन करना भूल गया और पलक झपकते ही वे चले गए। पास में खड़े एक कर्मचारी ने यह सुना और आगे आकर उसे समझाया। प्रारंभिक परीक्षण समाप्त होते ही वह सज्जन चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बता दूं कि वे अगली बार क्लिनिक आएंगे। एमिली ने सिर हिलाया, हालांकि वह उससे केवल 2 बार ही मिली थी, फिर भी उसके मन में उसके बारे में अच्छी धारणा थी। जब वह सोच रही थी, उसके सामने एक हलचल मच गई। सोफी पाकर एडम विलो का हाथ पकड़े हुए उनकी ओर बढ़ी। उनके पीछे कुछ अच्छे कपड़े पहने पुरुष और महिलाएं भी थीं। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला वह युवक था जो बीच में खड़ा था। उसने बहुत ही बारीकी से तैयार किया हुआ सफेद सूट पहना हुआ था और उसकी पैटर्न वाली टाइप इन रोशनी में ठंडी चमक रही थी। वह है। कार्लोस की आवाज़ धीमी हो गई। एमिली ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और देखा कि वह आदमी अपने बगल में किसी से फुसफुसा रहा था। उसका चेहरा ऐसा तीखा था मानो चाकू से काटा गया हो। उसने उसकी निगाहें भांप लीं और अचानक मुड़ा। उसकी नज़रें सीधे एमिली पर गिरीं। उसी क्षण एमिली की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आदमी की आंखें संकरी थीं और कोनों पर थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई थीं। उसकी पुतलियां प्रकाश में एक भयानक अंबर रंग ले रही थीं, बिल्कुल किसी ठंडे खून वाले जानवर की निगाहों की तरह। एमिली, कार्लोस। सोफी अनिच्छा से आगे बढ़ी। उसकी ऊंची एड़ियां जमीन पर अधीर लय में थपथपा रही थीं। महासचिव चार्ल्स आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं, कार्लोस ने एमिली के कान में फुसफुसाया। चार्ल्स स्मिथ, प्रथम सचिव के भतीजे, राजनीति में उभरते सितारे। वह काटा कबीले के पुनर्गठन के लिए कार्य समूह के प्रमुख भी हैं। उनकी आवाज़ बेहद धीमी थी।
इस आदमी के तरीके निर्दयी हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने कई राजनीतिक शत्रुओं का सफाया कर दिया। एमिली ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी उंगलियां अनजाने में उसके पेट को सहला रही थीं। उसे चार्ल्स की नज़रें उस पर टिकी हुई महसूस हो रही थीं और एक जहरीले सांप द्वारा देखे जाने का बेचैन करने वाला एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। चार्ल्स वीआईपी गलियारे की रोशनी के नीचे खड़ा था, उसका पूरा शरीर एक खींची हुई तलवार की तरह था। जब उसने कार्लोस से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी कलाई पर एक पीलापन था और उस पर एक लंबा निशान दिखाई दे रहा था। मैंने राष्ट्रपति कार्टर की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत समय से सुना है। उनकी आवाज़ जैद की तरह चिकनी थी, फिर भी उसमें धातु जैसी कठोरता थी। आज आपसे मिलकर ये सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। कार्लोस ने भावशून्यता से अपना हाथ वापस खींच लिया। महासचिव चार्ल्स, मेरी चापलूसी करते हैं। चार्ल्स की नज़र एमिली पर गई, उसकी अंबर पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। और ये राष्ट्रपति पाका होंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई। एमिली अभी अपना हाथ उठाने ही वाली थी कि कार्लोस उसके सामने आ गया। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और उनके लिए ज्यादा देर रुकना असुविधाजनक है। महासचिव चार्ल्स, हमें क्या निर्देश दे सकते हैं? चार्ल्स का हाथ हवा में लटका हुआ था, उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। उसने इत्मीनान से अपना हाथ बाहर निकाला और अपने सूट की भीतरी जेब से एक सोने से जड़ा हुआ बिजनेस कार्ड निकाला। चलिए, बात को घुमा फिरा कर न देखें। इंपीरियल मोटर्स कार्टर ऑटोमोटिव के साथ विलय करना चाहती है, यह ऊपर से इच्छा है। प्रकाश में कार्ड ठंडा चमक रहा था तथा उस पर राष्ट्रीय ऑटोमोटिव सुधार परिषद शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। एमिली ने कार्लोस से एक नज़र मुलाकात की। उसने देखा कि एडम विलो चार्ल्स के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें सोने के फ्रेम वाले चश्मे के पीछे अनिश्चितता से टिमटिमा रही थीं, जबकि सोफी खुद से खुश दिख रही थी। उसकी उंगलियां चमकदार लाल नेल पॉलिश के साथ एक नए खरीदे गए हीरे के कंगन के साथ छेड़छाड़ कर रही थीं। यदि रास्ते अलग अलग हैं तो हम एक साथ योजना नहीं बना सकते। कार्लोस ने दृढ़ता से मना कर दिया। कार्टर ऑटोमोटिव तकनीकी नवाचार के मार्ग का अनुसरण करता है, जो राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के संचालन दर्शन के अनुरूप नहीं है। चार्ल्स की मुस्कान में जरा भी कमी नहीं आई, लेकिन आसपास का तापमान कुछ डिग्री गिर गया। शायद राष्ट्रपति कार्टर समझ नहीं पाए, यह कोई व्यापारिक सहयोग नहीं बल्कि एक रणनीति है। रणनीति? एमिली अचानक बोली, उसकी आवाज़ ठंडी थी। निजी उद्यमों को दबाने के लिए एकाधिकार का उपयोग करना, क्या यही महासचिव चार्ल्स की रणनीति है? चार्ल्स की नज़र अचानक उसके चेहरे पर टिक गई। उस क्षण एमिली ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी पुतलियां एक पतली रेखा में सिकुड़ गई थीं, मानो कोई सांप हमला करने के लिए तैयार हो। राष्ट्रपति पाकर की जबान बहुत तीखी है। वह धीरे से हंसे, लेकिन शायद आप यह नहीं समझते कि इस सहयोग को अस्वीकार करने का क्या मतलब है। सोफी बीच में बोले बिना नहीं रह सकी। बिल्कुल, महासचिव चार्ल्स द्वारा आपको मौका देना सम्मान की निशानी है। जब कार्टर ऑटोमोटिव दिवालिया हो जाएगा तो आप। सोफी, एडम ने अचानक उसकी बांह खींचते हुए बीच में बोलना शुरू कर दिया। चार्ल्स ने उन्हें चुप रहने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसके जूते कालीन पर धीमी आवाज कर रहे थे। 3 दिन। उसने 3 उंगलियां उठाईं। 3 दिन में फाइनल होगा। तब तक, यदि आप जीत जाते हैं तो मैं पुनर्गठन पर आगे न बढ़ने पर विचार कर सकता हूं। लेकिन यदि आप हारते हैं तो ये सिर्फ $10 अरब नहीं होगा, बल्कि इंपीरियल मोटर्स और कार्टर ऑटोमोटिव का विलय भी होगा। रात की हवा में ट्रैक से पेट्रोल की महक आ रही थी। दूर बड़ी स्क्रीन पर इंपीरियल मोटर्स के रोमांचक ओवरटेक दोबारा दिखाए जा रहे थे। दर्शकों की जय जयकार हल्की सी सुनाई दे रही थी। कार्लोस ने एमिली का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली की गर्माहट से उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई। उसने सीधे चार्ल्स से आंखें मिलाईं। तो फिर देखते हैं। चार्ल्स ने जाने से पहले उन्हें एक लंबी नज़र से देखा। उसके सूट का किनारा एक तीखे चाप का निशान बना रहा था। सोफी जल्दी से उसके पीछे चली गई और जाने से पहले एक व्यंग्यात्मक नज़र डालना नहीं भूली। एडम वहां से जाने वाले अंतिम व्यक्ति थे। वह एक क्षण के लिए झिझका, फिर अचानक अपनी आवाज़ धीमी कर ली, तो मुझसे लड़ नहीं पाओगे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सोफी ने उसे बुला लिया। पार्किंग में कार्लोस ने सावधानीपूर्वक एमिली को यात्री सीट पर बैठने में मदद की, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। रात में बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो तेजी से विंडशील्ड पर घुमावदार रास्ते बनाती चली गई। एमिली खिड़की के बाहर धुंधली रोशनी को देख रही थी। उसकी उंगलियां अनजाने में उसके पेट को सहला रही थीं। सांप जैसी निगाहों वाला वह आदमी और जाने से पहले उसकी अर्थपूर्ण नज़र, इन सब बातों ने उसे बेचैन कर दिया। 3 दिन, कार्लोस अचानक बोला। उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। हमें अपना सब कुछ देना होगा। बारिश के बीच कार की हेडलाइट्स आगे की घुमावदार सड़क को रोशन कर रही थीं। जेंटल नाइट, क्लाउड लेक मैनर। जब कार क्लाउड लेक विला में पहुंची तो रात काफ़ी हो चुकी थी। बारिश के बाद की हवा में घास और पेड़ों की खुशबू थी। विला की रोशनी रात में एक गर्म पीली चमक फैला रही थी। कंपनी में अभी भी कुछ मामले निपटाने बाकी हैं। मैं। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, कार्लोस ने बोलना शुरू कर दिया। नहीं, एमिली ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुमने कई दिनों से अपनी आंखें बंद नहीं की हैं। मेरी बात सुनो। एमिली की आवाज़ कोमल थी, जिसमें एक अनुनय भरा स्वर था। आज रात कुछ भी मत सोचो और अच्छी नींद लो। कार्लोस एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर अंततः उसने अपनी बात मान ली। एक बार अपने कमरे में वापस आकर एमिली स्वाभाविक रूप से उसकी बाहों में सिमट गई। उसका सिर उसकी बाह की कोहनी पर टिका हुआ था। उसकी नाक के सिरे पर परिचित हल्की सुगंध छाई हुई थी। ये वही स्नान जेल था जिसका एमिली अक्सर प्रयोग करती थी, जिसमें उसकी अपनी अनूठी गर्माहट मिश्रित थी। कार्लोस ने सोचा कि उसका मन कंपनी के कामों में उलझा रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके मुलायम बाल उसकी ठुड्डी से टकराए और उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगी, उसकी तनावग्रस्त नसें चमत्कारिक रूप से शांत हो गईं। कार्लोस ने अपनी बांह कस ली और अपनी पत्नी को अपने पास खींच लिया। बीते दिनों की थकान उस पर ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होती गई और आखिरकार वह सपनों के उस लंबे समय से खोए हुए दायरे में डूब गया। अध्याय 316। अध्याय 309।
सुबह की धूप पारदर्शी पर्दों से होकर बेडरूम में आ रही थी। एमिली पार्कर ने अपने पास पड़े खाली बिस्तर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जो अभी भी कार्लोस के शरीर की गर्मी से गर्म था। उसने अपनी नींद भरी आंखें मलीं और बाहर से धीमी धीमी बातचीत की आवाज़ें सुनी। कोट पहनकर वह चुपचाप दरवाजे की ओर चली गई, जहां कार्लोस की कठोर आवाज़ आधे खुले दरवाजे से भीतर आ रही थी। इन दिनों सावधान रहें। वह फ़ोन पर था, उसका स्वर असामान्य रूप से गंभीर था। कल प्रारंभिक मुकाबले जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सतर्कता कम कर दें। चार्ल्स स्मिथ कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है, वह निश्चित रूप से आपके पीछे आएगा। लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद फे मैनर अभी भी बहुत उत्साहित लग रही थी और खुशी से कुछ कह रही थी, जिससे कार्लोस का चेहरा और भी अधिक उदास हो गया। बार्ट, क्या अब भी जश्न मनाने का मन है? तुरंत वापस जाओ, मुझे दोहराने पर मजबूर मत करो। उसने अभी फ़ोन रखा ही था कि दालान में कदमों की आहट गूंज उठी। मैंने सुना है कि आपने कल प्रारंभिक प्रतियोगिता जीत ली। इवान पाम की आवाज़ ठंडी थी। दरवाजे की दरार से एमिली ने उसे उदास चेहरे के साथ लिविंग रूम में खड़ा देखा, स्पष्ट रूप से बधाई देने के लिए नहीं। कार्लोस ने अपना सिर भी नहीं उठाया, उसका स्वर उदासीन था। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? इवान पाम ने उपहास किया। इंपीरियल मोटर्स कार्टर ऑटोमोटिव के साथ विलय करने जा रही है और आपने इसे अस्वीकार कर दिया। हाँ, कार्लोस ने तेजी से उत्तर दिया। इवान पाम का चेहरा तुरंत अप्रिय हो गया। क्या आपको पता भी है कि इंपीरियल मोटर्स के पीछे कौन है? सरकार का विरोध करने में न केवल कार्टर ऑटोमोटिव बल्कि पूरा कार्टर परिवार भी कुछ नहीं है। कार्लोस ने अंततः उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज थीं। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। इवान पामा उसके रवैये से क्रोधित हो गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? कार्टर परिवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। कार्लोस खड़ा हो गया, उसका लंबा शरीर प्रभावशाली लग रहा था। मुझे यहाँ उपदेश देने के बजाय आप माँ के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। इवान पामा की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई, फिर उसने व्यंग्य किया, मैं हमेशा तुम्हारी दादी के साथ रहा हूँ, तुम्हारी माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभाता रहा हूँ। इसमें दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कार्लोस अचानक बोला, उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। इवान पामा ने अपने कदम रोक दिए। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो। कार्लोस की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। लेकिन अगर तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो। वह रुका और प्रत्येक शब्द को गंभीरता से बोलते हुए बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इवान पामा ने बिना सिर घुमाए ही खर्राटे लेते हुए वहां से चले गए। उनके पॉलिश किए हुए जूते फर्श पर तेजी से टकरा रहे थे। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया, केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज़ ही उसे तोड़ रही थी। एमिली ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो कार्लोस खिड़की के पास खड़ा था, उसकी पीठ उसकी तरफ थी और सुबह की रोशनी उसके कंधों की तनावग्रस्त रेखाओं को उजागर कर रही थी। तुमने सब कुछ सुना? उसने धीरे से पूछा, उसका स्वर थोड़ा नर्म हो गया। एमिली ने सिर हिलाया। क्या वह हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा ही रहा है? उसने धीरे से पूछा। कार्लोस एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर मुड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया, अपनी ठुड्डी उसके सिर पर टिका दी। मुझे इसकी आदत हो गई है। इन 3 शब्दों ने एमिली का दिल दुखाया। उसने उसकी तरफ देखा, उसकी उंगलियां उसकी भौहों के बीच की सिलवटों को सहला रही थीं। कार्लोस, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाई और फिर अपनी जेब से डीएनए परीक्षण रिपोर्ट निकालकर उसे दे दी। कार्लोस ने इसे ले लिया, उसकी आंखें कागज को देख रही थीं, उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत था। तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? एमिली थोड़ा हैरान हुई। कार्लोस ने रिपोर्ट बंद की और उसे लापरवाही से दराज में रख दिया। मुझे ये बात 16 साल की उम्र में पता चल गई थी। एमिली की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? कार्लोस की निगाहें धुंधली पड़ गईं, मानो उन्हें अप्रिय यादें ताज़ा हो रही हों। जब मैंने उस समय इसकी जांच की तो उन्हें पता चल गया और उन्होंने मुझे अगले ही दिन विदेश भेज दिया। एमिली को अपने दिल में एक कंपन महसूस हुआ, उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी कमीज के किनारे को पकड़ रही थीं। तो इतने सालों से। कार्लोस ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका अंगूठा धीरे से उसके हाथ की पीठ को सहला रहा था। उसका स्वर शांत था, अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एमिली ने उसकी आंखों में दर्द की झलक देखी। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और उसे और भी करीब से पकड़ लिया। कार्लोस, उसकी आवाज़ थोड़ी रुंधी हुई थी, तुम अब भी मेरे पास हो? उसने अपना सिर नीचे झुकाकर उसके बालों के ऊपरी हिस्से को चूमा। उसकी आवाज़ गहरी और कोमल थी। हाँ, तुम्हारा होना ही काफ़ी है। खिड़की के बाहर सुबह की रोशनी तेज होती जा रही थी, एक नए दिन की शुरुआत। अध्याय 317, अध्याय 310। वीआईपी सीटों पर चार्ल्स स्मिथ ने गहरे रंग का सूट पहना हुआ था, उनकी पतली उंगलियां आर्मरेस्ट पर धीरे से टैप कर रही थीं। सूर्य की रोशनी उसके स्पष्ट रूप पर पड़ रही थी, उसकी अंबर रंग की आंखें प्रकाश में ठंडी चमक बिखेर रही थीं। महासचिव स्मिथ, इस बार कार्टर ऑटोमोटिव खत्म हो गया है। चूशॉ ने अपने पैर क्रॉस करके खड़े कर लिए, उनका चमकदार वाइन लाल सूट सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वह सिगार फूंकते हुए आत्मसंतुष्टता से धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। उस बच्ची फे मैनर का आधे रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया। 10 अरब, इस बार तो मुझे सचमुच जैकपॉट मिल गया है। चार्ल्स स्मिथ का आर्मरेस्ट पर थपथपाना अचानक बंद हो गया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये सब तुमने व्यवस्थित किया? उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। मैंने यह इंपीरियल मोटर्स और आपके लिए किया। चूशॉ ने लापरवाही से राख को झाड़ दिया, उसके चेहरे पर एक तुच्छ मुस्कान थी। थप्पड़। अचानक एक जोरदार थप्पड़ चूशॉ के चेहरे पर पड़ा, जिससे उसके मुंह से सिगार गिर गया। चूशॉ ने अपना चेहरा पकड़ते हुए पीछे हट गया। क्या तुम पागल हो? चूशॉ गुस्से में था, उसके सावधानी से स्टाइल किए बाल अब बिखरे हुए थे, उसके बाएं गाल पर एक चमकदार लाल हाथ का निशान उभर आया था। चार्ल्स स्मिथ ने इत्मीनान से अपने हाथ पोंछने के लिए रुमाल निकाला, उसकी निगाहें अशुभ थीं। यहाँ तक कि एक कोने में फंसा कुत्ता भी दीवार फांद कर भाग जाएगा। कार्लोस को किसी मुश्किल स्थिति में धकेलने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। वह चूशॉ के कान के पास झुका, उसकी आवाज़ कोमल लेकिन ठंडी थी। अगली बार जब आप स्वयं कोई कार्रवाई करेंगे तो वह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होगा।
रेस्ट्रैक पर इंजनों की गर्जना कानों को बहरा कर देने वाली थी। एमिली पार्कर ने कार्लोस को तेजी से अपना सूट जैकेट उतारते हुए देखा, जिससे उसके नीचे की फिट एक काली शर्ट दिखाई देने लगी। सूर्य की रोशनी उसकी मांसल पीठ को रेखांकित कर रही थी तथा जब उसने फेमैनर का रेसिंग सूट पहना था तो उसकी मांसपेशियों की आकृति तन कपड़े के नीचे से धुंधली सी दिखाई दे रही थी। कार्लोस, एमिली ने उसकी बांह पकड़ ली, उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने आज हल्के नीले रंग की मातृत्व पोशाक पहनी थी, उसका गोल पेट सूरज की रोशनी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कार्लोस मुड़ा, उसकी पतली उंगलियां उसके गालों को धीरे से सहला रही थीं। आज उसने टाई नहीं पहनी थी, उसकी कमीज का कॉलर खुला हुआ था जिससे उसकी सेक्सी कॉलरबोन दिखाई दे रही थी। सूर्य के प्रकाश में उनकी गहरी गहरी आकृतियां विशेष रूप से स्पष्ट थीं। फे मैनर ने कहा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन एमिली की नज़र सियान रंग की रेस्कार पर पड़ी, उसका गला रुंध गया। अचानक कार्लोस ने उसकी गर्दन को अपने हाथों में लेकर उसे एक गहरा चुंबन दिया। अलग होते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करो। जैसे ही सिग्नल लाइटें चमकी, 20 कारें धनुष से निकले तीर की तरह आगे बढ़ीं। कार्लोस द्वारा चलाई जा रही सियान कार धूप में ठंडी चमक रही थी और उसके ऊपर लिखा हुआ कार्टर ऑटोमोटिव विशेष रूप से आकर्षक था। धिक्कार है। चूशॉ अपनी सीट से उछल पड़ा, उसका वाइन ग्लास लगभग पलट गया। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से बड़े पर्दे की ओर देखा। क्या वह बच्चा वास्तव में निक यंग के साथ कदमताल कर रहा है? चार्ल्स स्मिथ ने अपनी सुंदर मुद्रा बनाए रखी, लेकिन उनकी उंगलियां सफ़ेद थीं। उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर नजरें गड़ाकर कार्लोस की कार को एक खूबसूरत ड्रिफ्ट करते हुए तथा तीसरे लैप में निक यंग से आगे निकलते हुए देखा। असंभव। चूशॉ ने घबराहट में अपनी टाई फाड़ दी, उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। 10 अरब। चार्ल्स स्मिथ ने अचानक अपने कफलिंग को ठीक करते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, वह नहीं जीतेगा। चूशॉ ने अपना सिर इधर उधर झटका। चार्ल्स स्मिथ के होठों पर अजीब मुस्कान देखकर अचानक एहसास हुआ, आपने कार के साथ छेड़छाड़ की। चार्ल्स स्मिथ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शैंपेन की चुस्कियां लेता रहा। उसकी महंगी घड़ी पर सूरज की रोशनी की ठंडी चमक पड़ रही थी। अंतिम लैप में कार्लोस की कार तेजी से घूमी, लेकिन उसकी गति धीमी नहीं हुई। उसने कॉकपिट में कार्लोस का तना हुआ जबड़ा देखा, उसकी नसें फड़कती कलाई स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़े हुए थी। कार ने अंतिम मोड़ को अविश्वसनीय कोण पर पार किया, टायरों की चीख पुकार के बीच, और फिनिश लाइन पर एकदम सही तरीके से पहुंची। जोरदार जयकार के बीच कार्लोस ने कार का दरवाजा खोला और अपना हेलमेट उतार दिया। उसके कोनिए जबड़े से पसीना टपक रहा था, उसके काले बाल अस्तव्यस्त ढंग से उसके माथे से चिपके हुए थे। उसने स्टैंड पर एमिली की ओर देखा, उसके होठों पर विजयी मुस्कान तैर रही थी। अध्याय 318। अध्याय 311। होटल के कमरे में एडम विलो का पतला हाथ हवा में लहरा रहा था और उसकी उंगलियों पर एक सफेद जेड रंग का शतरंज का टुकड़ा गर्मजोशी से चमक रहा था। एडम, आज तुम थोड़े विचलित लग रहे हो। बूढ़ी महिला कार्टर ने एक बोन चाइना चाय का कप उठाया, उसकी हरकतों के साथ उसका जेड कंगन भी धीरे धीरे हिल रहा था। आज उसने गहरे हरे रंग का चियोंगसम पहना हुआ था, उसके चांदी जैसे सफेद बाल उसके सिर के पीछे बारीकी से बंधे हुए थे तथा उसकी आंखों के कोनों की महीन रेखाओं में ज्ञान के चिन्ह अंकित थे। एडम विलो अचानक वास्तविकता में वापस आ गया, उसके सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे एक क्षणिक घबराहट उभर आई। शतरंज का मोहरा धड़ की आवाज़ के साथ ऐसी जगह गिरा जहां उसे नहीं रखना चाहिए था। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मैडम, आपकी शतरंज की कला कमाल की है। मैं तो बस उतना कुशल नहीं हूँ। एडम ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, इस समय तक दौड़ समाप्त हो जानी चाहिए थी। उसने चार्ल्स स्मिथ की अंबर आंखों के बारे में सोचा और उसकी गर्दन पर ठंडक दौड़ गई। क्या तुम्हें कार्लोस की चिंता नहीं है? उसने प्रयास किया, उसकी आवाज़ जैद की तरह सुखदायक थी। शतरंज का मोहरा पकड़े हुए बूढ़ी महिला कार्टर का हाथ थोड़ा रुक गया, उसकी चाय के रंग की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। वह बच्चा अपनी माँ की तरह ही जिद्दी है, उसने धीरे से गुनगुनाते हुए कहा। उसकी उंगलियां शतरंज के मोहरे को सहला रही थीं, काश वह इवान की बात सुन लेता। दरवाज़ा अचानक खुल गया, जिससे खुशबूदार हवा का झोंका आया। सोफी पाकर एक नाजुक खाने का डिब्बा लिए हुए शालीनता से अंदर आए, एडम विलो को आंख मारते हुए, फिर बूढ़ी महिला कार्टर की ओर आज्ञाकारी मुस्कान के साथ मुड़ी। मैडम, मैं आपका पसंदीदा ऑस्मेंथस केक लाई हूँ। सोफी ने अनजाने में ही रिमोट कंट्रोल उठा लिया। दौड़ खत्म हो जानी चाहिए, चलो परिणाम देखें। उसके लाल होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, उसकी आंखें गुप्त प्रत्याशा से चमक रही थीं। फेमैनर की कार दुर्घटना पहले ही फैल चुकी थी और कार्टर ऑटोमोटिव इस बार असफल होने के लिए अभिशप्त था। जैसे ही समाचार प्रसारित हुआ, तीनों के चेहरे पर एक साथ भावभंगिमाएं जम गईं। स्क्रीन पर एक लंबा आदमी एक चमकदार ट्रॉफी उठाए हुए था। सूर्य की रोशनी कार्लोस के चेहरे पर एक सुनहरी धार बना रही थी। पसीने से भीगे काले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और रेसिंग सूट उसके चौड़े कंधों और पतली कमर के सही अनुपात को रेखांकित कर रहा था। कार्लोस, एडम विलो के हाथ में शतरंज का मोहरा शतरंज की बिसात पर क्लैक की आवाज के साथ गिरा, जिसकी गूंज शांत स्वेद में तेजी से सुनाई दी। बूढ़ी महिला कार्टर का चाय का कप हिल गया, जिससे कुछ बूंदें उसके चियोंगसम पर गिर गईं। उसने आंखें सिकोड़ते हुए अपने आश्चर्य को छिपाते हुए कहा, उसने दौड़ना कब सीखा? सोफी के नाखून उसकी हथेलियों में गहराई तक धंस गए, जिससे उसके सावधानीपूर्वक बनाए गए मुखौटे में दरार पड़ गई। ये कैसे हो सकता है? कार्टर ऑटोमोटिव को तो आज हारना ही था। पुरस्कार मंच के सामने निक यंग की जोरदार हंसी कार्लोस के कानों में गूंजी। बहुत दिनों बाद मिले। मुझे पता होना चाहिए था, मुझे हराने वाला सिर्फ तुम ही हो। गोरे नीली आंखों वाले चैंपियन ड्राइवर ने कार्लोस के कंधे पर जोर से थपथपाया। ट्रॉफी लेते समय कार्लोस के होंठ थोड़े से मुड़ गए और उसकी निगाहें जयकार कर रही भीड़ से परे किनारे पर खड़ी एमिली पाकर पर टिक गईं। आज उसने एक ढीली हल्की नीली पोशाक पहनी थी। उसका गर्भवती पेट सूर्य की रोशनी में विशेष रूप से स्पष्ट दिख रहा था, जो किसी स्याही से बनाई गई पेंटिंग जैसा लग रहा था। जब कार्लोस ने भीड़ को पार करते हुए एमिली के सामने ट्रॉफी रखी तो पूरा दृश्य अचानक शांत हो गया।
ये ट्रॉफी आपकी होनी चाहिए। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, फिर भी हर शब्द साफ और सुनाई दे रहा था। सूरज की रोशनी उसकी पलकों के नीचे एक बिखरी हुई परछाई डाल रही थी और उसकी आंखों की कोमलता रेस्ट्रैक पर उसके उग्र व्यवहार से बिल्कुल अलग थी। एमिली के कान लाल हो गए। जैसे ही वह मना करने वाली थी, कार्लोस झुके और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, फिर कार्लोस की बाहों में कूद पड़ी। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। होटल के स्वीट के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। ताली। बुढ़िया कार्टर ने अचानक चंदन की लकड़ी का शतरंज का डिब्बा बंद कर दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर एडम विलो चौंक गया। बुढ़िया की तीखी नज़र एक पल के लिए सोफी के पीले चेहरे पर टिकी रही, फिर टीवी स्क्रीन पर चली गई जिस पर दोनों गले मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। लगता है हमने इस बच्चे को कम आंका है। वह धीरे से उठी। जेड ब्रेसलेट मेज के किनारे से टकराने पर एक कर्कश आवाज़ हुई। अगर इवान को पता होता। एडम विलो ने अपना चश्मा ठीक किया। लेंस पर पड़ रहा प्रतिबिंब उसकी जटिल निगाहों को ढंक रहा था। उसे चार्ल्स स्मिथ की जाने से पहले की अर्थपूर्ण मुस्कान याद आ गई और उसकी पीठ पर अचानक ठंडा पसीना टपकने लगा। मुझे डर है कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सोफी स्क्रीन पर गौर से देख रही थी। एमिली की खुशी भरी मुस्कान पर उसकी नज़र जमी हुई थी। उसके लाल रंग के नाखून चमड़े के सोफे पर सफ़ेद धारियां बना रहे थे। क्यों हमेशा एमिली ही क्यों? उसने हताशा में अपना निचला होंठ काट लिया। उसे खून का स्वाद आ रहा था। खिड़की के बाहर एक बादल ने चमकते सूरज को चुपचाप ढक लिया था। अध्याय 319। अध्याय 312। अंतर्धाराएं हलचल मचा रही हैं। उत्सव और षड्यंत्र। अंतर्धारा उभार, उत्सव और षड्यंत्र। टाटा ऑटोमोटिव की जीत की खबर देखने के बाद एडम विलो की शतरंज खेलने की इच्छा खत्म हो गई। कमरे में उपस्थित सभी लोगों के बीच सन्नाटा छा गया। इसी समय इवान पामा अंदर आए। सब लोग इतने उदास क्यों हैं? उन्होंने 1978 रोमानी कोंटी की बोतल हाथ में हिलाते हुए कहा, आज जश्न मनाने लायक क्षण है। एडम विलो ने अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। लेंस के पीछे उसकी आंखों में एक उलझन सी झलक रही थी। टाटा ऑटोमोटिव पर एक क्षण रुको। इवान पामा के होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई जब उन्होंने अपने ब्रीफकेस से एक स्वर्ण मुद्रित अनुबंध निकाला। इस पर एक नज़र डालें। एडम विलो अचानक हौंकते हुए जांच करने के लिए झुका। टेम्पेस्ट कैपिटल हमारे साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया। इवान पामा ने बिना किसी जल्दबाजी के वाइन की बोतल खोली। कॉक से हल्की पॉप ध्वनि निकली। क्या कार्लोस सचमुच सोचते हैं कि एक मैच जीतना ही अंत है? उसने सबके लिए एक एक गिलास शराब डाली। गहरे लाल रंग की वाइन क्रिस्टल के गिलासों में घूम रही थी। असली शो तो अभी शुरू हुआ है। कार्लोस सोच रहा होगा कि वह जीत गया है, लेकिन असल में वह बुरी तरह हार गया है। इस बीच ईस्टर्न अस्पताल में फे मैनर अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका प्लास्टर लगा पैर ऊपर उठा हुआ था, फिर भी इसे उसकी जीवंत अभिव्यक्ति पर जरा भी असर नहीं पड़ा। मास्टर कार्टर, आप सचमुच मेरे लिए पिता समान हैं। उसने उत्साह से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दर्द ने उसके घावों को और गहरा किया, वह बिस्तर पर गिर पड़ा। किसने सोचा होगा कि मेरा भाई महान राजा है? सूर्य की रोशनी पर्दे से छनकर कार्लोस पर धारीदार छाया डाल रही थी। इस लंबे समय से प्रतीक्षित उपाधि को सुनकर उनके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। 5 साल से सेवानिवृत्त, अभ्यास से बाहर। एमिली पाकर कोने में सोफे पर चुपचाप बैठी एक सेब छील रही थी। उसकी पतली उंगलियों पर फल काटने वाला चाकू बड़ी कुशलता से घूम रहा था और छिलका एक सतत पट्टी बना रहा था। इस जीत का श्रेय एमिली पाकर को जाता है। कार्लोस ने लापरवाही से उसके हाथ से फल काटने वाला चाकू ले लिया। फे मैनर उस सेब को खाने के लायक नहीं था जिसे उसकी पत्नी ने छीला था। फे मैनर ने अपनी भौहें हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। हर सफल आदमी के पीछे एक शक्तिशाली महिला होती है। उसने शरारत से एमिली पाकर की ओर देखा। एमिली पाकर बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा रही थी। सूरज की रोशनी उसकी पलकों के नीचे पंखे के आकार की परछाई बना रही थी। केवल कार्लोस ही जानते थे कि यह सौम्य महिला वास्तव में यूरोपीय कार जगत की प्रसिद्ध डिजाइनर यूरो किंग थी। कार्लोस खिड़की के पास गया। सूर्यास्त ने उसके चेहरे को सुनहरे रंग से ढंक दिया था और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक भी झलक रही थी। इस बार बेनेट उत्तराधिकारी को कीमत चुकानी होगी। फे मैनर का चंचल व्यवहार गायब हो गया। अस्पताल के गाउन के नीचे उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। वकील शॉ ने पहले ही एक हत्यारे को काम पर रखने के सबूत हासिल कर लिए हैं। उसने दांत पीसते हुए कहा, उस कमीने ने सिर्फ 10 लाख में मेरी जान खरीदने की कोशिश की थी। कार्लोस ने धीरे से फल काटने वाला चाकू नीचे रखा। धातु और कांच की मेज की टक्कर से एक तीखी आवाज निकली। मैंने सुना है कि बेनेट के कुलपति 5 मिलियन का चेक लेकर विनती करने आए थे। हाँ। फे मैनर की ठंडी हंसी फूट पड़ी। जैसे ही वह मुड़ा, उसके आधे चेहरे पर साए छा गए। ओल्ड मास्टर बेनेट से कहो, या तो अपने बेटे को 10 साल जेल में रहने दो, या। कार्लोस मुस्कुराया और एमिली पाकर के पास गया। उसके गोल पेट पर अपना बड़ा हाथ रखते हुए बोला, निश्चिंत रहो, मैं बेनेट कॉर्पोरेशन को उनके साथ उनकी कब्र तक जाने दूंगा। खिड़की के बाहर गोधूली गहराती जा रही थी। सूर्यास्त की आखिरी झलक बादलों को चीरती हुई अपनी लंबी परछाइयां जमीन पर डाल रही थी, एक अभेद्य जाल की तरह आपस में गुंथी हुई। गलियारे के अंत में एक नस दवाइयों की एक गाड़ी को धकेलती हुई आगे बढ़ी। पहियों के पास आने और धीरे धीरे थमने की आवाज़ भाग्य के गियर्स के खामोश घूमने जैसी लग रही थी। इस समय एक तूफान उठ रहा था और इसके केंद्र में टाटा ऑटोमोटिव था, जिसने हाल ही में जीत का दावा किया था। उसी रात अचानक एक समाचार जारी किया गया। अध्याय 320। अध्याय 313। मूसलाधार बारिश हो रही थी। सेम के आकार की बूंदें फर्श से छत तक की खिड़की पर गिर रही थीं, जिससे चटचट की आवाज हो रही थी। तूफान में क्रिस्टल का झूमर थोड़ा सा हिल रहा था, जिससे हॉल पर छाया पड़ रही थी और बीच बीच में रोशनी हो रही थी। कार्लोस वहीं खड़ा रहा। कार्लोस, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? इवान पामा ने अपनी हथेली हुआंग वाली चाय की मेज पर पटक दी, जिससे चाय के कप खड़खड़ाने लगे। टाटा ऑटोमोटिव की वर्षों की प्रतिष्ठा आपके हाथों से यूं ही नष्ट हो गई।
बूढ़ी महिला कार्टर की पतली उंगलियों ने ड्रैगन हेडेड बेत को कसकर पकड़ लिया, उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। मैंने बहुत पहले कहा था कि हमें किसी बाहरी व्यक्ति को कार्टर परिवार के उद्योग में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। उसकी पैनी निगाहें पास बैठी एमिली पाकर की ओर ब्लेड की तरह घूम गईं। आपको और आपके दादाजी को धोखा दिया गया, ये कहकर कि वह एक डिजाइनर है और यहाँ तक कि उसे कुछ शेयर भी दिए गए। ये सब झूठ निकला। विदेशी डिजाइनर की कलाकृतियां खरीदी और उन्हें अपना बताकर धोखा दिया। माँ, यहाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई है। श्रीमती कार्टर जल्दी से आगे बढ़ी। एमिली ऐसी नहीं है। एमिली पाकर आराम कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। उसकी हल्के नीले रंग की मैटर्निटी ड्रेस रोशनी में बेहद मुलायम लग रही थी। उसकी पतली उंगलियां आर्मरेस्ट पर टिकी थीं और उसकी उंगलियां थोड़ी पीली पड़ गई थीं। ऑनलाइन की गई भद्दी टिप्पणियां उसके दिमाग में घूम रही थीं, फिर भी उसकी निगाहें पानी की तरह शांत थीं, यहाँ तक कि उसके होठों के कोनों पर एक हल्का सा मायावी मोड़ भी था। इस मामले का एमिली से कोई लेना देना नहीं है, कार्लोस ने मुड़ते हुए कहा, जैसे ही रोशनी उसकी तराशी हुई आकृति पर पड़ी। ये सब मेरा विचार है। मैं इस तूफान को शांत करने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। आपकी एकमात्र जिम्मेदारी। इवान पामा ने अपने सूट की भीतरी जेब से एक दस्तावेज निकालते हुए व्यंग्य किया। ठीक है, तो फिर तुम बोझ उठा लो। कल से तुम्हें कार्टर ऑटोमोटिव में दोबारा कदम रखने की इजाज़त नहीं है। सारे रिपोर्टर वहाँ हैं, हमारा मजाक देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आत्मसंतुष्ट होकर अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। एडम विलो अस्थायी रूप से वहाँ के मामलों को संभालेंगे। वह अब कार्टर कबीले का कर्मचारी नहीं है। कार्लोस ने तेजी से ऊपर देखा, उसकी आंखों में ठंडक झलक रही थी। वह मेरी जगह लेने के योग्य नहीं है। उन्होंने बहुत पहले ही डीएनए परीक्षण के परिणाम देख लिए थे। दोनों बेटे थे। इवान पामा इतना पक्षपाती क्यों था? वह हमारे सहयोग से इंपीरियल मोटर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इवान पामा ने इत्मीनान से अपनी हथकड़ियां ठीक की। इतनी बड़ी घटना के बाद कार्टर परिवार के पास इंपीरियल मोटर्स के साथ विलय के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपकी दादी, मेरी और बोर्ड की यही इच्छा है। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। आखिरकार अदरक उम्र के साथ और भी तीखा हो जाता है। मुझसे लड़ने की कोशिश में कार्लोस अभी भी बहुत हरा भरा है। कार्लोस की निगाहें लगभग आग उगलने लगीं। श्रीमती कार्टर ने जल्दी से अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। अब तुम दोनों वापस जाओ और आराम करो। वह मुड़ी और एमिली को संकेत दिया। एमिली, उसे सलाह दो। तूफानी बारिश के बाद आकाश विशेष रूप से नीला हो गया था तथा सूर्य की रोशनी कार्टर ऑटोमोटिव बिल्डिंग की कांच की दीवार से परावर्तित होकर एक चकाचौंध कर देने वाली चमक पैदा कर रही थी। सुबह सुबह कार्टर ऑटोमोटिव के प्रवेश द्वार पर पत्रकारों की भीड़ लगी हुई थी। उनके कैमरे आने वाली लग्जरी कारों पर केंद्रित थे। सोफी पाकर ने एडम विलो का हाथ पकड़ रखा था। आज उन्होंने बेज रंग का प्रोफेशनल सूट पहना था और उनके बारीकी से स्टाइल किए हुए लहराते बाल धूप में सुनहरे रंग की चमक बिखेर रहे थे। भाई एडम, वह लाल होठों के साथ हल्के से मुस्कुराए। सचिव चार्ल्स वास्तव में आपकी कद्र करते हैं और उन्होंने आपको सीधे कार्टर ऑटोमोटिव का प्रभार संभालने दिया है। एडम विलो ने अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। लेंस के पीछे उनकी आंखों में गर्व की झलक दिखाई दी। इसी समय एक रोल्स रॉयस गाड़ी धीरे धीरे पास आती हुई दिखाई दी। ओल्ड लेडी कार्टर और इवान पामा कार से बाहर निकले और तुरंत ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। ओल्ड लेडी कार्टर ने आज गहरे हरे रंग का चिपाव पहना हुआ था, जिसके जैद बालियां सूरज की रोशनी में ठंडी चमक रही थी और संगमरमर के फर्श पर उसकी ड्रैगन हेडेड बेत की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। बूढ़ी औरत कार्टर, क्या ये सच है कि कार्टर ऑटोमोटिव का विलय इंपीरियल मोटर्स में हो जाएगा? देवता ओवन डिजाइन मुद्दे के संबंध में क्या आपके पास कोई प्रतिक्रिया है? इवान पामा अपनी मां के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोले, मीडिया मित्रों, हम बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताएंगे। इस बीच अनुसंधान एवं विकास केंद्र के कार्यालय क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ था। 1 दर्जन इंजीनियर एक साथ इकट्ठे थे। सभी के चेहरे पर काले घेरे थे और जाहिर है कि वे पूरी रात सो नहीं पाए थे। ये कैसे संभव है कि इसे देवता ओवन ने डिजाइन किया हो? काले फ्रेम वाले चश्मे वाले एक युवा इंजीनियर ने उत्साह से कहा। मैंने स्पष्ट रूप से बॉस की पत्नी को व्यक्तिगत रूप से डिजाइन ड्राइंग में संशोधन करते देखा। मैंने ऑनलाइन स्पष्टीकरण दे दिया है, एक अन्य इंजीनियर ने अपने बिखरे बालों को खुजलाते हुए कहा। लेकिन मुझे जल्द ही ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और मेरा खाता निलंबित कर दिया गया। तभी कार्यालय का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। इवान पामा, एडम विलो और उनके साथियों के साथ अंदर आए। फर्श पर उनके चमड़े के जूतों की आवाज विशेष रूप से कर्कश थी। अब कुछ समाचार की घोषणा कर रहा हूँ। इवान पामा ने सबका अवलोकन किया। उसकी आवाज ठंडी थी। R&D केंद्र के सभी कर्मचारियों को बड़ी त्रुटियों के कारण तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। पूरा कार्यालय क्षेत्र अचानक शांत हो गया। हर कोई अपनी जगह पर जम गया। सुबह जब कार्लोस उठा तो उसने देखा कि उसके बगल वाली जगह पहले से ही खाली थी। उसने नाइट स्टैंड पर रखी टैबलेट उठाई तो टॉप 10 सर्च में कार्टर ऑटोमोटिव के बारे में नकारात्मक खबरें ही थीं। टिप्पणी अनुभाग भद्दी टिप्पणियों से भरा हुआ था। नकली राष्ट्रीय उद्यम, चीन से बाहर निकल जाओ। पता चला कि कार चैंपियन को एक विदेशी ने डिजाइन किया था और कार्लोस तो बस एक कठपुतली है। कार्लोस की निगाहें गहरी हो गईं। उसके लाल होंठ एक पतली रेखा में दब गए। इंपीरियल मोटर्स, चार्ल्स स्मिथ। उसने चुपचाप अपने मन में 2 नाम दोहराए। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। इसी समय कार्लोस का फोन बज उठा। मास्टर कार्टर, जल्दी से खबर देखो। भाभी वो। दूसरी ओर से फे मैनर की चिंतित आवाज आई। कार्लोस आश्चर्यचकित रह गया। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।